वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में आपको शिक्षा मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन दिया है कि गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है। गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो 10 से 12 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। किसमें? एक गर्भवती महिला में। जो मतलब उसका वजन पहले होता है, पहले की अपेक्षा कितने 10 से 12 किलोग्राम वजन में वृद्धि उसकी हो जाती है। मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? तो मनुष्य की प्रजाति का नाम है होमो सेपियंस। ये किसकी प्रजाति का नाम है? मनुष्य की प्रजाति का क्या है? ये नाम है। पिंड अवस्था का समय कितना है? तो ये होता है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह के लगभग। पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह। डिम्ब अवस्था का समय है बताना है। जो डिम्ब अवस्था का समय है वो कितना है? ये होता है 14 दिन का। डिम्ब अवस्था का समय 14 दिन। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है? तो ये होता है 2 किलो 700 ग्राम। औसत वजन पूछा गया है कि जन्म के समय कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो ये 7 पाउंड होता है। कितना होता है? 7 पाउंड। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। कब मानी जाती है ये? तो ये 1900 ईस्वी में मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये विलियम जेम्स को जाता है। किसको? विलियम जेम्स को। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो है रूडोल्फ। कौन है? रूडोल्फ। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? ये था आत्मा का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो ये किसने कहा? ये कहा है पोम्पोनोजी ने। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पोम्पोनोजी ने। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? तो ये वाटसन का कथन है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यह किसका कथन है? वाटसन का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब बना था? तो ये 2009 में बना था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी थी? जो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है ये थॉर्नडाइक ने लिखी थी 1903 ईस्वी में। किस सन में? 1930 में।
अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिनियम ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया कब किया गया था? ये शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम ये कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 4 अगस्त 2009 को। और शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम ये कब लागू किया गया था? 4 अगस्त 2009 को। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:40 होना चाहिए, यानी 40 छात्रों के बीच में एक शिक्षक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो ये अल्फ्रेड बिने ने किया था। और इन्होंने बताया था कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक मानसिक आयु बुद्धि और एक वास्तविक आयु बुद्धि। अगला क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड बिने ये किस देश के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे। जो अल्फ्रेड बिने थे ये कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। जो अल्फ्रेड बिने थे ये किस विषय के प्रोफेसर थे? मनोविज्ञान के। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? ये अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगियों ने दिया था। एक कारक सिद्धांत। सहयोगी कौन थे? स्टर्न, टर्मन और साइमन। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का जो 2 कारक सिद्धांत है ये किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो ये थे कौन कौन से? बुद्धि के जो 2 कारक सिद्धांत थे, एक तो था जी कारक और दूसरा था एस कारक। जी कारक को सामान्य योग्यता और एस कारक को विशिष्ट योग्यता कहा जाता था। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है ये थर्स्टन ने दिया था। किसने? थर्स्टन ने। और इसके अनुसार, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के कितने कारक बताए इन्होंने? 7। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ये गार्डनर ने दिया था। बुद्धि का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये किसने दिया था? गार्डनर ने। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत ये किसने दिया? ये दिया था आर.वी. कैटल ने। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? आर.वी. कैटल ने। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये थे संज्ञानवादी संप्रदाय के। जो कोहलर थे वो संज्ञानवादी संप्रदाय के क्या थे? समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है कि चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था स्किनर ने। तो चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? स्किनर ने। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये थे व्यवहारवादी संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन है कि नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ये दिया था कोहलर ने। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है?
तो मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो ये है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये ब्रूनर ने दिया था। किसने? ब्रूनर ने। अगला क्वेश्चन है कि ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये थे संज्ञानवादी संप्रदाय के। जो ब्रूनर थे ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो ये है क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो वो है संपूर्ण गेस्टाल्ट। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक कर देना। कमेंट में अपने कमेंट लिख करके हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।